नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जब फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी 15 से, बेटा मैं पहली क्लास में आपका सबसे पहले तो रजिस्टर सबके चेक करूंगा, सब रजिस्टर्स लेकर आना जितने भी मैंने आपको असाइनमेंट वगैरह दिए है, किसने कितना काम किया कितना नहीं किया, ठीक है। तो सब अपना असाइनमेंट वगैरह काम वाम लेकर आइएगा। ओके, सो नया चैप्टर है हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। सो लेट्स बिगिन। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का जो चैप्टर है, ये जितने लोगों के पास बिजनेस स्टडीज है ये वहाँ पर भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता है ज़ाहिर है अकाउंटिंग की चीज़ें ज़्यादा डिटेल्ड होती हैं। अगर बिजनेस स्टडीज में कुछ अकाउंट्स का आ भी रहा होता है तो ज़रा हल्का होता है, वो इतना ज़्यादा डिटेल्ड होता नहीं है, राइट। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, लेट्स बिगिन। बेसिकली इसके अंदर दो वर्ड्स हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और अप्रेजल। इस टॉपिक में क्या होगा, बस हम इसी वर्ड्स को समझ जाए तो हमें समझ आ जाएगी। तो जो पहला वर्ड है वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि लॉन्ग टर्म कोई आपने इन्वेस्टमेंट करी है, यानी कि आपने कोई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, कोई प्लांट लगाने जा रहे हैं, कोई मशीनरी लेने जा रहे हैं, आप कोई न्यू प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आप बिल्डिंग लेने जा रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ। सो एनी इन्वेस्टमेंट that will give us benefits over multiple years, over more than a year, will be regarded as capital investment. Secondly, the word is appraisal. अप्रेजल का मतलब होता है, जिस तरह आपने HR में पढ़ा होगा शायद बिजनेस स्टडीज में, एम्प्लॉय अप्रेजल, तो उसकी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, असेस करना। सो बेसिकली हम लॉन्ग टर्म नेचर के प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं बस आंख उठा के शुरू कर देंगे, बस हम उसको असेस करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, क्या हमें ये प्रोजेक्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें असेस करना है। सो देयर विल बी वेरियस मेथड्स दैट विल बी इन्वॉल्व, और वो हैं ये 4 मेथड्स। So 1 2 3 4 ये 4 मेथड्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कि भाई जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि बेटा जो लॉन्ग टर्म नेचर के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो बहुत महंगे होते हैं, प्रोजेक्ट्स बहुत महंगे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी करोड़ों और अरबों की बात है, और डॉलर टर्म्स में भी इंटरनेशनली भी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात है। सो यू आर कमिटिंग योरसेल्फ इनटू समथिंग that can change your destiny, either for good or for bad. So if the project will be successful, you will probably be, one of the best. And if the project is not so successful, and if it fails, you would probably go bankrupt. ठीक है ना। तो अब नोकिया कंपनी को देख लें, they never invested into their product, सही है ना। वो स्मार्टफोन आ रहे थे, वो भी बटन वाले फोन बनाते रहे, वो मार्केट में पीछे हो गए, सही है। वो इसी तरह जो है एक कंपनी थी HTC मोबाइल, वो 2011-12 में उनके पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर था, कोरिया की कंपनी थी आई थिंक। ये 2011-12 में दे हैड अराउंड 67% मार्केट शेयर ऑफ द स्मार्टफोन मार्केट, लेकिन गलत इन्वेस्टमेंट कर दी, लैपटॉप में बनाने में घुस गए, इधर चले गए उधर चले गए, तो अब उनका कोई नाम ही नहीं है, मार्केट में ख़त्म हो गए। तो
सही जगह इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, अपने लोगों में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, इन योर पीपल, सही है। एंड यू हैव टू सीक द राइट एरियाज, कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करें, कौन सी नहीं करें, सही है। प्लांट एंड मशीनरी कौन सा लें, कौन सा नहीं लें, कौन सी मुल्क में ऑपरेट करें आप, जोग्राफिकल लोकेशन में कहाँ नहीं करें, ठीक है, सो ऑन सो फोर्थ। तो हम इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखेंगे, हमारे सामने उन प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ डिटेल्स होंगी, और उन डिटेल्स को देखते हुए हम देखेंगे कि क्या क्या ये हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेटा अगर कुछ पूछना हो तो चैट पे नहीं लिखना, चैट मेरे सामने है नहीं, माइक पे पूछ लेना, माइक ऑन करके बीच में, ठीक है। ऑलराइट, तो इसमें आपको जो सबसे पहला नजर आ रहा है मेथड, वो है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का सिंपल मतलब ये है कितने अरसे में आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। तो पे बैक पीरियड सिंपली मीन the amount of time it will take for your investments to recover. Once again, the amount of time it will take for your investments to recover. कितने अरसे में आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो रिकवर हो जाएगी। ठीक है, कुछ थ्योरी के बारे में जरा बाद में जिक्र करेंगे, पहले जरा सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका जरा आप लोग एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 का जरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइव, 4, 3, 2, 1। तो बेटा दो प्रोजेक्ट्स हमारे पास नोट्स में है तो ये सवाल। अच्छा, नोट्स आ गए आपके पास? मुझे पता नहीं था कि नोट्स आ गए, फिर निकाल लो, नोट्स में निकाल लो, बेस्ट है। मुझे नहीं पता था कि नोट्स आ गए आपके पास, ठीक है। तो निकाल लें, नोट्स का पहला पेज निकाल लें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो बेटा ये सवाल आपके पास है, दो प्रोजेक्ट्स हैं ए एंड बी। अच्छा, ज़्यादातर तो ऑलमोस्ट तकरीबन 80% जो काम होगा ना इसके अंदर, वो होगा नेट कैश फ्लोस पर, ठीक है। तो ज़्यादातर काम होगा इसमें नेट कैश फ्लोस पर। सो नेट कैश फ्लोस का मतलब क्या होता है, ज़रा पहले वो देख लेते हैं। तो नेट, बेटा माइक बंद कर दो। So net cash flow simply means cash inflows minus cash outflows. बेटा माइक बंद कर दो। ओके, कैश इनफ्लोस माइनस कैश आउटफ्लोस, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं। तो इसमें देखो हम प्रॉफिट्स को ज़रा दूर रखते हैं अपने से, क्योंकि प्रॉफिट्स जो हैं वो ज़्यादा सब्जेक्टिव होते हैं। देखो प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन में अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का बड़ा हाथ होता है। सबसे पहले हम मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाते हैं, पैसे दिए हो नहीं दिए हो, उस साल का एक्सपेंस है तो वो देना ही देना है, उसको आपने रिकॉर्ड करना ही करना है। सेम इज द केस विद इनकम, पैसे आए नहीं आए, उस साल की इनकम अर्न हो गई तो वो रिकॉर्ड होगी। फिर हम इसी तरह डेप्रिसिएशन की पॉलिसी लगाते हैं। आपको पता है एसएलएम में डेप्रिसिएशन कुछ और आता है, आरबीएम में कुछ और वैल्यू आती है। तो सिर्फ तो डेप्रिसिएशन की पॉलिसी वजह से भी प्रॉफिट मैनिपुलेट हो जाता है। फिर इसके अलावा जो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, फाइफो में कुछ और इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती है, एफको में कुछ और होती है। तो सिर्फ इन्वेंट्री वैल्यूएशन की पॉलिसी की वजह से आपका प्रॉफिट चेंज हो जाता है। तो प्रॉफिट थोड़े सब्जेक्टिव होते हैं नेचर में। सब्जेक्टिव का मतलब है आपकी अपनी जजमेंट लग रही है इसके अंदर। कैश फ्लोज के अंदर दे आर लेस सब्जेक्टिव, कितने पैसे आए कितने पैसे गए खलास, इतनी सी बात है। तो अभी के लिए बस आप ये समझेंगे कि इसमें कैश इनफ्लोज होता है और कैश आउटफ्लोज होता है। इनफ्लोज कहाँ से आएगा, जाहिर है सेल से। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उस मशीन के ऊपर, तो सेल से पैसे आएंगे आपके पास, तो इनफ्लो हो गया। आउटफ्लो जो खर्चा होगा वो हो गया। तो आगे जाके ऐसे भी सवाल आएंगे जहाँ पे इनफ्लो और आउटफ्लो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा डेटा के साथ। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10,000 यूनिट्स आप बेचेंगे, तो 10,000 यूनिट्स बेचेंगे और एक यूनिट आप बेचेंगे $2 का, तो 10,000 इंटू 2 सेल्स हो गई आपकी $20,000 की। तो $20,000 आप इनफ्लो में ले लेंगे, इतने पैसे मिलेंगे आपको, सो ऑन सो फोर्थ। तो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि नेट कैश फ्लो का मतलब होता है कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। अच्छा, फिर कुछ और चीजें जरा बता दूं। अच्छा, ये प्रोजेक्ट ए के दिए हुए, ये बी का दिया हुआ है। अच्छा, ये तो समझ आ रहा है, ईयर 1 1 साल बाद, ईयर 2 मतलब 2 साल बाद, ईयर 3 मतलब 3 साल बाद, ईयर 4 मतलब 4 साल बाद, ईयर 5 मतलब 5 साल।
ईयर जीरो क्या है? ईयर जीरो का मतलब होता है, ईयर जीरो का मतलब होता है राइट नाउ। आज, प्रेजेंट, प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम, आज का दिन या आजकल जिसको आप बोलेंगे। तो बेटा जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हो, आप कोई फैक्ट्री लगाने जा रहे हो, आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो, कुछ भी मशीन लगाने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ना उसमें। तो इसीलिए आप ये देखो, ये नेगेटिव होगा, पैसे जा रहे हैं। शुरू में तो पैसे लगाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट करोगे तभी तो रिकवरी होगी, तभी तो उस पर रिटर्न आएगा। बिजनेस में पैसा लगाओगे तभी तो रिटर्न होगा, कैपिटल लगाओगे तभी तो रिटर्न होंगे पैसे। तो ईयर जीरो का नेट कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि आउटफ्लो ही आउटफ्लो होता है। अभी इनफ्लो थोड़ी है, इनफ्लो तो फिर पहले साल से शुरू होगा। ठीक है, तो एक बिजनेस है, फॉर एग्जांपल ये है ए के अंदर आपने 1 लाख लगाया ईयर जीरो में, फिर पहले साल आपको मिल रहा है 30,000, दूसरे साल मिल रहा है 20,000, 3 साल बाद 50,000 मिल जाएगा, और 60,000 मिल जाएगा, 40,000 और मिल जाएगा, सो ऑन सो फोर्थ। अब कितने अरसे में रिकवरी हो रही है, इसका बड़ा आसान सा तरीका है। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकालेंगे। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज कैसे, अभी बताता हूँ। देखिए भाई, ये नेगेटिव 1 लाख है, नेगेटिव 1 लाख में 30,000 आए। अब कितने रह गए पीछे लगे हुए बिजनेस में, 70,000 बाकी हैं, ये रिकवर और करने हैं आपने। 30 तो रिकवर हो गए, फिर अगले साल 20,000 की और रिकवरी आ गई, अभी भी आपके 50,000 लगे हुए हैं, और फिर थर्ड ईयर के एंड तक 50,000 और आ गए। अब यहाँ पे आपकी रिकवरी पूरी हो गई, तो आपका पे बैक पीरियड कितना होगा, 3 साल। 3 साल में आपकी रिकवरी कंप्लीट हो रही है। बेटा अगर किसी को कोई सवाल है तो 30 सेकंड से मुझसे माइक पे पूछ ले बिफोर आई मूव ऑन। तो पे बैक पीरियड क्या बताता है, कितने अरसे में आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। तो बेटा कोई सवाल अगर किसी को है तो अभी पूछ लें बिफोर आई मूव ऑन। सर सवाल था कि जो ये ईयर जीरो लिखा हुआ है, ये अभी हम करेंटली उस पोजीशन में है ना हम लोग। जी 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 बिल्कुल, अभी हम सर जो इस वक्त बाकी राइट नाउ। तो हमारा पेबैक पीरियड आया है 3 इयर्स का, वो तो सर हमारा एक्सपेक्टेड है, तो वो फ्लक्चुएट कर सकता है सर? सारा कुछ ही ऑफ कोर्स सारा कुछ ही एक्सपेक्टेड है, सारी कुछ प्लानिंग है। तो सर मैनेजमेंट ये हमारी अकाउंटिंग का वो पार्ट है ना, स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट को अफेक्ट अकाउंटिंग नहीं में करेंगी? प्लानिंग होती है। बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आधे से ज्यादा काम ही प्लानिंग का होता है। प्लानिंग, देखो प्लानिंग करने का मतलब ये नहीं कि एक्यूरेट वही चीज होगी। पहली बात है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं हो रही है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो रही है। ठीक है, तो प्लानिंग करने का मतलब ये नहीं कि 100% एक्यूरेट वही चीज होगी। सही है सर। सही है ना, प्लानिंग है मतलब जाहिर सी बात है चीजें अप डाउन भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट प्लान करके कुछ करना बेहतर है बिल्कुल अंधेरे में कूदने से। ना, प्लानिंग से आपको एटलीस्ट कुछ सर्टेनिटी तो होगी ना, कुछ तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। ना, बाद में कम से कम कोसोगे तो नहीं कि हाँ यार मैंने तो अपनी तरफ से पूरी चीजें देख कर गया था, वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, जाहिर सी बात है। 99% बिजनेस फेल हो जाते हैं भाई, सिर्फ 1% सक्सेसफुल होते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई ऐसा 2+2 वाली अप्रोच तो है नहीं बिजनेस के अंदर कि ये कर लो बस कामयाब हो जाओगे। तो ऑफ कोर्स वो एस्टिमेट्स आपके गलत भी होंगे, लेकिन प्लानिंग तो फिर भी करनी पड़ेगी ना आपको। सही है बेटा, और कोई सवाल किसी का? 20 सेकंड दे रहा हूँ बेटा, जल्दी से कोई और सवाल है माइक पे पूछिएगा। 10 seconds, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा बच्चों, अब आपने करना ये है कि आपने प्रोजेक्ट बी का मुझे पे बैक पीरियड बताना है, चैट पे लिख के बताना। प्रोजेक्ट बी का पे बैक पीरियड चैट पे लिखो जल्दी से, क्विकली। सर ईयर 2। बेटा चैट पे लिखो, बेटा सब लोग चैट पे लिखो ताकि मैं सबके आंसर्स एक साथ देखूं। जल्दी से बेटा, क्विकली।
हरी अब चैट पे आने चाहिए बेटा सबके आंसर्स। So I received about 22 answers. 3-4 बच्चे रह गए होंगे कोई। बेटा बाकी लोग भी जरा बता दीजिए क्विकली। वेरी गुड, बिल्कुल एक्यूरेट है, शाबाश। 2 years है, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट, शाबाश। तो यहाँ पर भी बेटा ऐसे ही अगर आप देखो तो सो -200,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, यानी कि 2 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, 50,000 आया, 150 रह गया, ठीक है, फिर 150 और आया, तो ये 0 हो गया। तो 2 साल के अंदर ही आपकी रिकवरी हो रही है। तो आप मुझे जरा खुद से बताओ कि अगर आप प्लानिंग लेवल पर बैठे होते तो आप ए को चूज करते या बी को चूज करते? सिर्फ पे बैक की बात हो रही है अभी। बी को। हाँ, चैट पे लिख के बताएंगे सब लोग जल्दी से, ए या बी, क्या चूज करेंगे आप? प्रोजेक्ट ए या बी, जल्दी से बेटा क्विकली, ए या बी, ए या बी, क्विकली। शाबाश, ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त। क्योंकि बी को आप इसलिए चूज करेंगे, इसको अंदर जल्दी रिकवरी हो रही है, तो जितनी जल्दी रिकवरी हो जाए उतना ज्यादा अच्छा है, बिकॉज इससे आपकी लिक्विडिटी भी इंप्रूव होगी, जल्दी पैसे वापस आ रहे हैं, आपका रिस्क कम होगा कि कम अरसे में आपके पास पैसे की रिकवरी हो रही है। जितना ज्यादा अरसे तक पैसा फंसा रहेगा उतना फिर कुछ नहीं पता, साल 2 साल 3 साल तो फिर भी 4 साल तक आप सेटिंग कर सकते हो, ज्यादा लंबा फंसेगा तो अनसर्टिनिटी बढ़ती जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो रिस्क कम होता है, लिक्विडिटी इंप्रूव होती है, ठीक है, तो यही बात ऊपर लिखी हुई है, रिस्क कम हो जाएगा, लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। और ये जो तीसरी चीज है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा है, जब अगला मेथड आएगा तो वहां मैं बात करूंगा। अच्छा, ये तो बड़ा प्यारा सा प्रोजेक्ट था कि जिसमें पूरा पूरा जीरो फिट आके बैठ रहा है। अच्छा, इसकी प्रेजेंटेशन आपने कैसे देनी होगी पे बैक पीरियड की, ये आपने ऐसे देनी होगी। तो अगर तो आपने स्कूल से या आपके मेरे नोट्स उठा लिए तो उसमें पूरा बना हुआ है ऐसे, और अगर आपने नहीं उठाए हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, 10 सेकंड दे रहा हूँ। 5 4 3 2 1। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। पे बैक तो शायद आपसे ना निकल पाए, सॉल्यूशन मत देखना भाई, जिनके पास नोट्स हैं नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, मत देखो, ठीक है। जिनके पास नोट्स नहीं वो स्क्रीनशॉट ले लें, और कुछ नहीं तो कम से कम क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज तो निकालो ना, ए और बी के, जिस तरह यहाँ हमने निकाले थे ऊपर। तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो जरा सब लोग निकाल लो, और फिर आगे की वर्किंग मैं करवा देता हूँ। चलो जल्दी से, 10 मिनट दे रहा हूँ मैं आराम से, वैसे तो 5 मिनट में हो जाना चाहिए, बट आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स। फिर इसमें थोड़ी सी टेक्निक जरा न्यू लर्न करेंगे हम कि कैसे करना है कैसे नहीं करना।
बेटा जो क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज अगर निकाल लें तो डन लिख दीजिएगा चैट के ऊपर। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज अगर निकाल लें तो चैट पे डन लिख दीजिएगा। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज अगर निकाल लें तो चैट पे डन लिख दीजिएगा। ए और बी दोनों के यहाँ। हो गया, गुड। ओके तैयब, गुड, लेट्स सी। अच्छा, अब क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज मैं सिर्फ ए का निकाल रहा हूँ, फिर बी का आप खुद निकालिएगा। -100,000, ठीक है। 30 इंक्रीज हुआ, -70, 20 और इंक्रीज हुआ, -50, 30 और इंक्रीज हुआ, -20, और फिर 60 और इंक्रीज हो गए तो ये पॉजिटिव बन गया। तो 3 साल तक रिकवरी नहीं हुई, लेकिन 4 साल से पहले हो गई रिकवरी। सही है बेटा। द रिकवरी इज समवेयर बिटवीन ईयर 3 एंड ईयर 4, ठीक है, आफ्टर ईयर 3 एंड बिफोर ईयर 4। तो इसके अंदर कुछ मंथ्स या डेज आपके आएंगे। तो डेज में ज्यादातर एग्जामिनर पुराने सवालों में ज्यादा मंथ्स में करता था, नए सवालों में कुछ डेज में दिए हुए हैं, कहीं मंथ्स में दिया हुआ है, तो डेज में कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी मैथमेटिकल अप्रोच लगेगी। क्या अप्रोच लगेगी भाई? बड़ा आसान सा काम है। देखो, चौथे साल हमने कितना कमाया? जिस साल रिकवरी हुई है 60,000, तो $60,000 हमने कमाया है पूरे साल में, जिसमें कितने दिन होते हैं? 365 डेज। हमें कितना और रिकवर करना था कि हमारा पे बैक हो जाए? 20,000 हमें और डॉलर चाहिए थे। तो 20,000 फिर कितने दिनों में कमाया होगा हमने? तो 60,000 पूरे 4th ईयर में कमाया हमने, चौथे साल में रिकवरी हुई है ना, तो 4th ईयर में 60,000 कमाया। तो 4th ईयर में 60,000 कमाया, यानी कि पूरे साल 365 डेज में 60,000 कमाया। तो हमें 20,000 और चाहिए था, तो 20,000 कितने दिनों में कमाया होगा? नाउ सर 122 दिन शायद जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अभी देखते हैं क्या आएगा। सो 60,000 x into x is equals to 20,000 into 365, ठीक हो गया। Therefore x की वैल्यू क्या आई? 20,000 अपॉन 60,000 into 365। क्या है बेटा आंसर? बताइएगा, दोबारा बताइए, माइक पे बताना बेटा, दोबारा क्या कह रहे थे? सर 122 दिन 121 पॉइंट कुछ आ रहा होगा ना, तो 121.6 था, 122 कर ले। हाँ, अच्छा 121.6 सर ये को क्वेश्चन तो दोबारा समझा दें। आप अभी आए हो बेटा? नहीं सर पहले से हूँ, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही है, आप समझा देंगे? अच्छा, ये चीज समझ आई? जी जी ये आ गया सर। ठीक है ना। अब देखो, हमने 60,000 रिकवर किया ना 4th ईयर में जी। हमें कितना और चाहिए था? 20,000 और चाहिए था, राइट? तो जी, सिंपल से हमने मैथ्स लगाई कि अगर हम 60,000 365 डेज में रिकवर करते हैं तो 20,000 x डेज में रिकवर होगा ना, ये अननोन है। ओके ओके सर, आगे सर। सही है। फिर उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल मैथ्स में आपने पढ़ा होगा पहले। सही है बच्चों? अच्छा, अब ये 121.6 डेज था ना, तो उसको हमने 122 बोल दिया। अगर ये 121.1 डे भी होता तब भी 122 ही कहलाता। क्यों? क्योंकि 121 के बाद 122वां दिन लग चुका है, तो फॉरवर्ड राउंडिंग ही होगी हमेशा। 121 दिन, 121वें दिन रिकवरी नहीं हुई थी,
122वें दिन रिकवरी हुई है। सही है भाई, तो डेसिमल में कुछ भी आ जाए आगे, अगले दिन पे चले जाना। तो फुल एंड फाइनल आंसर हुआ 3 years and 122 days, which is about 4 months। ठीक है ना? So 3 years and 122 days है जवाब आपका। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेकंड, अब लेना स्क्रीनशॉट। 5 4 3 2 1। जी बेटा, किसी का कोई सवाल हो तो मैं 20 सेकंड्स दे रहा हूं, माइक पे पूछ लें मुझसे। किसी का कोई सवाल हो तो माइक पे पूछ लें। 10 more seconds। 5 4 3 2 1। ओके, बी का मुझे चैट पे लिख के देना क्या आ रहा है आपका। बी का खुद करो और चैट पे लिखना क्या आंसर आ रहा है बी का। कितने साल और कितने दिन। 5 मिनट दे रहा हूं मैं आपको इसके, ठीक है? कितने साल और कितने दिन। नाइन आंसर्स आए बेटा, सब लोग कैलकुलेट करें, फिर मैं साथ ही देखूंगा। Waiting for a few more answers. ठीक है बेटा, 2 years and 229 days is the correct answer। शाबाश, that is the correct answer। very good। बेटा ये जो तकरीबन 4-5 बच्चों ने जवाब नहीं दिया है, तो किसी को कोई इशू है या सिर्फ लिखा नहीं है आपने? अगर बेटा किसी को कोई इशू है तो मुझसे अभी पूछ लें बिफोर आई मूव ऑन। 1 मिनट दे रहा हूँ बेटा। इफ यू हैव गॉट एनी इश्यूज आस्क मी राइट अवे बिफोर आई मूव ऑन। थर्टी सेकेंड्स और दे रहा हूँ बेटा, अगर कोई सवाल है आपका।
ओके अच्छा, अब हम इसके देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जरा। सो इट रैंक्स द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। अब आप इन दोनों प्रोजेक्ट को देखें तो रिलेटिवली ये मोर रिस्की है क्योंकि इसका पेबैक पीरियड ज्यादा है। जिस तरह मैंने कहा ना, जितना पैसा अटकता रहेगा लंबे अरसे तक उतना ज्यादा रिस्की हो जाएगा, और ये रिलेटिवली लेस रिस्की है। सो पेबैक पीरियड के अंदर हमें रिस्क थोड़ा पता चल जाता है। सो इट रैंक्स द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। एक एडवांटेज, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। जाहिर सी बात है, हम लोअर पेबैक वाला प्रोजेक्ट को चूज करेंगे तो अर्ली रिकवरी होगी, तो जितनी अर्ली रिकवरी होगी आपकी जाहिर है तो लिक्विडिटी उससे इम्प्रूव हो जाएगी। इट एक्ट्स एज, अच्छा 3 वाला मैं बाद में बताता हूँ। 4 इज आसान, इट इज इजियर टू यूज एंड अंडरस्टैंड। बड़ा आसान सा मेथड है, ठीक है, सिंपल सा मेथड है। नंबर 5 भी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भाई कैश फ्लोज की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कैश फ्लोज को लेते हैं। सो कैश फ्लोज आर मोर ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉफिट्स क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज पर बेस करते हैं तो ज्यादा सब्जेक्टिव होते हैं। ये सब मैंने बताया आपको, सही है। It acts as an early screening method to shortlist the available number of projects। यानी कि हो सकता है आपके पास कोई 4, 6, 7 प्रोजेक्ट्स अगर हों तो उसमें से देखो, इसके अभी हम डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे। इसके डिसएडवांटेजेस काफी सिवियर नेचर के हैं, तो इसको हम एज कंप्लीट मेथड तो नहीं यूज कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि अगर हमारे पास 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें से 2-3 तो हम हटा देंगे कि यार इसका तो पेबैक पीरियड बहुत बड़ा है, इसको तो हटा ही दो। तो एक समझ लो कि आप पहला फिल्ट्रेशन प्रोसेस के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट फिल्ट्रेशन यहाँ से हो जाएगी कि यार जो लॉन्गर पेबैक पीरियड वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसको तो हटा दो। हाँ, ये नहीं है कि शॉर्टर पेबैक वाले बस आंख बंद करके चूज कर लो। देयर आर अदर मेथड्स दैट वी वुड हैव टू एम्प्लॉय, ठीक है। व्हाई? बिकॉज देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड जो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो एक एब्सोल्यूट मेथड के तौर पे नहीं यूज होता है, लेकिन हाँ एक अर्ली स्क्रीनिंग प्रोसेस के तौर पे यूज कर सकते हैं कि अगर 3, 4, 5, 6 प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें से 1-2 जो सबसे लेंथी पेबैक पीरियड वाले हैं वो हम हटा देंगे यहाँ से, सही ना। तो एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर लास्ट एडवांटेज के बारे में बताइएगा। लास्ट कौन सा, नंबर 5 या जो लास्ट में एक्सप्लेन किया था नंबर 3? नंबर 5। बेटा शुरू में मैंने बताया था ना कि प्रॉफिट्स के अंदर सब्जेक्टिविटी ज्यादा आ जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका डेप्रिसिएशन का सिर्फ मेथड ही चेंज हो जाए तो प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन चेंज हो जाए प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, डाउटफुल डेट की परसेंटेज चेंज हो जाए प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। तो इसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज का बड़ा किरदार होता है, और अकाउंटिंग पॉलिसीज इटसेल्फ जो है आपकी जजमेंट के ऊपर होती है, तो ज्यादा सब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। सब्जेक्टिव का मतलब है जजमेंट ज्यादा शामिल है इसमें। कैश फ्लोज आर मोर ऑब्जेक्टिव, इसमें जरा कम झगड़ा है। इनफ्लो आउटफ्लो, पैसे आए पैसे गए खलास। बात समझ आई? जी सर, ठीक, थैंक यू। यू वेलकम। अब हम आते हैं जरा डिसएडवांटेजेस की तरफ इसके, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस थोड़ा सा मुझे वर्कआउट करने पड़ेंगे विद एग्जांपल्स। पहला, इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं बाद में बताऊंगा। अगली क्लास के अंदर पूरा डबल पीरियड 2 घंटे इसके ऊपर बात होगी, तो ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। नंबर 2, इट इग्नोर्स द टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज विद इन द पेबैक पीरियड। क्या मतलब हुआ, अभी देखते हैं कि भाई देखो फॉर एग्जांपल आपके पास 2 प्रोजेक्ट हैं ए और बी, फिर आपके ईयर्स दिए हुए 0.2, लेट सपोज दोनों प्रोजेक्ट में 1 लाख लग रहा है। अच्छा, अब अगर आप ये देखो तो दोनों का पे बैक पीरियड 2 इयर्स ही आ रहा है। जवाब यहाँ भी 2 इयर्स है, मेरी रिकवरी हो रही है, यहाँ भी 2 इयर्स में रिकवरी हो रही है। तो पे बैक पीरियड तो क्या करें, इनडिफरेंट है, कुछ भी कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम विद इन द पे बैक पीरियड खुद से एनालिसिस करें ना, तो ए में 20% रिकवरी पहले साल में हो रही है और 80% रिकवरी दूसरे साल में हो रही है, जबकि बी में 80% रिकवरी पहले साल में हो रही है और 20% रिकवरी दूसरे साल में हो रही है। तो अब बजाहिर कौन सा अच्छा है?
बी ज्यादा अच्छा है। पे बैक पीरियड नहीं बता रहा, ये आपको खुद एनालाइज करना पड़ा। पे बैक पीरियड ये नहीं बताएगा आपको। तो टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज विद इन द पे बैक पीरियड, कि विद इन द पे बैक पीरियड ज्यादा जल्दी रिकवरी किस में हो रही है और देर से रिकवरी किस में हो रही है, पे बैक पीरियड नहीं बताएगा। पे बैक पीरियड तो ओवरऑल बताएगा, बस इन्वेस्टमेंट पूरी पूरी 2 साल में रिकवर हो रही है। सही है भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 5 4 3 2 1। सही है भाई। अच्छा अगला, इट इग्नोर्स द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या मतलब वो अभी बताता हूं। चलो भाई, रिकवरी भी सेम नेचर में हो रही है। 20,000 अच्छा, अब अगर पे बैक पीरियड देखोगे ना, तो ए का आ रहा है 2 इयर्स और बी का आ रहा है 3 इयर्स। अब पे बैक क्या बोल रहा है कि भाई ए को चूज कर लो, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट बी में ज्यादा है। ओवरऑल प्रॉफिट अगर आप देखें तो रिकवरी के बाद यहां सिर्फ 10,000 कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो। टोटल प्रॉफिट अगर देखें तो ए का प्रॉफिट आ रहा है 20,000 और बी का प्रॉफिट आ रहा है, रिकवरी यहां तक कंप्लीट हो गई, 50,000। सो बी इज अर्निंग मोर देन डबल द प्रॉफिट ऑफ ए, लेकिन ये पेबैक नहीं बता रहा आपको। पेबैक तो वही रुक जाएगा ना आगे, बस जहां तक रिकवरी हो गई, उससे आगे का नहीं देख रहा। सो पेबैक पीरियड विल इग्नोर द कैश फ्लोज बियॉन्ड द पेबैक पीरियड। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इग्नोर कर रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 10 सेकंड दे रहा हूं। 5 4 3 2 1। सही है बच्चों। आखिरी, इट इग्नोर्स द रिलेटिव साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब वो अभी बताता हूं, बता दूं जरा। ओके अब इसके अंदर ऐसे करते हैं कि अच्छा, अब अगर हम पे बैक देखें तो यहां पर आ रहे 3 इयर्स और यहां पर आ रहे 2 इयर्स। ए का पे बैक पीरियड 3 इयर्स है, बी का 2 इयर्स है। तो भाई पे बैक के हिसाब से वो कहेगा बी कर लो, बेहतरीन जल्दी रिकवरी हो रही है। तो भाई ये भी तो देखो कि बी जो है वो 10 टाइम्स बड़ा प्रोजेक्ट है, 10 टाइम्स लार्जर है। ए में सिर्फ 1 लाख चाहिए, बी में 10 लाख चाहिए। हाँ कर तो लो भाई, पैसे भी तो चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी तो कितनी ज्यादा है उसमें। इतने पैसों में 10 ए जितने प्रोजेक्ट हो जाएंगे आपके। तो ये नहीं बताता आपको ये साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। बस वो ये देखता है जितनी भी इन्वेस्टमेंट आपकी है उसकी रिकवरी कितने अरसे में हो जाएगी। तो बेटा 10 सेकंड दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 4 3 2 1। सही है बच्चों। अब मैं आ गया हूं दोबारा से चैट के ऊपर। बेटा आज का यहाँ तक जो भी समझ में आया, सब कुछ समझ आ गया तो एक ओके और क्लियर का मैसेज लिख दीजिए सब लोग बेटा जल्दी से।
और अगर कुछ पूछना तो मुझसे दोबारा रिपीट करवा लीजिए, पूछ लीजिए, आई विल एक्सप्लेन अगेन। बेटा क्विकली, जल्दी सब लोग बेटा जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, समझ आ गया? अरे बच्चों ठीक है, जैद लास्ट पॉइंट बताता हूँ, बाकी लोग भी बेटा जल्दी से क्विकली, जितनी जल्दी जवाब दोगे उतनी जल्दी क्लास खत्म करूंगा। जल्दी जल्दी जल्दी। सर डिसएडवांटेज का 2 पॉइंट बता दें, अभी बताता हूँ मारू। बेटा जरा जल्दी से 2-3-4 लोग और जवाब दे दें क्विकली। डिसएडवांटेज का पॉइंट नंबर 2 और लास्ट पॉइंट फिर से, ठीक है। अच्छा, जिनको कुछ सवाल नहीं पूछना वो लोग भी सुन लें, अच्छा है, जरा और स्ट्रांग हो जाएगा। बेटा जैद आपने पहले आखिरी पॉइंट पूछा था, जैद बाइक पे आ जाओ जरा। जी सर। ये पे बैक तो समझ आए ना, ए का 3 इयर्स है और बी का 2 इयर्स है, जी सर। तो पे बैक के हिसाब से बी बेहतर है, राइट? पे बैक के हिसाब से बी बेटर है ना? जी। लेकिन बी में पैसे कितने लग रहे हैं ये देखो, ए में सिर्फ 1 लाख लग रहा है, बी में 10 लाख लग रहे हैं। सो बी 10 गुना ज्यादा प्रोजेक्ट है ए से, बी में पैसा उतना ज्यादा रिक्वायर्ड है। ये नहीं बताता ये आपको पे बैक, बस ये कहेगा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कितने अरसे में रिकवर हो रही है, ये तो बता रहे हैं। लेकिन जब आपको खुद से कंपैरिजन करना पड़ेगा, भाई ये भी तो देखो कितना ज्यादा पैसा चाहिए उसके लिए, इतने पैसे में तो ए जैसे 10 प्रोजेक्ट कर लो। बात समझ आई जैद? सही। बेटा दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लो। नहीं जैद नहीं सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया। मारू आपने पूछा है डिसएडवांटेज नंबर 2, इट इग्नोर्स द टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज विद इन द पे बैक पीरियड। तो बेटा अगर ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं मिसाल के तौर पे आपके ए और बी, ईयर्स 0, 1, 2, दोनों में 1 लाख लग रहा है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट लग रही है। मारू माइक खोलो। यस सर। मारू माइक खोलो। अच्छा, अब दोनों का पे बैक पीरियड कितना है मारू, जल्दी से बताओ। मारू पे बैक पीरियड कितना है ए का और बी का? 2 years। 2 ईयर्स है। तो पे बैक पीरियड क्या कह रहा है, दोनों बराबर हैं, कुछ भी कर लो, लेकिन दोनों बराबर नहीं है बेटा। इसमें पहले साल में सिर्फ 20,000 मिल रहा है, इसमें पहले साल में 80,000 मिल रहा है। यहाँ से 20% रिकवरी हुई, यहाँ पहले साल में 80% रिकवरी हो गई। अब बताओ कौन सा बेहतर है? ए। ये इतनी स्लो रिकवरी हो रही है, सिर्फ 20% पैसे रिकवर हो रहे हैं, यहाँ 80% पैसे रिकवर हो रहे हैं। सॉरी बी होगा क्योंकि उसमें बी जल्दी होगा, रिकवरी हो रही है। हाँ, लेकिन पे बैक नहीं बता रहा ना आपको। पे बैक तो कह रहा है बराबर है, ये कर लो ये कर लो, दोनों का 2 साल ही है, दोनों बराबर है। लेकिन विद इन द पे बैक पीरियड किस तरह से कैश फ्लोज आ रहे हैं वो नहीं बता रहा पे बैक पीरियड। बात समझ आ गई? यस सर, समझ आ गया। चलो ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन बेटा बिफोर आई एंड द क्लास? सर एक नेक्स्ट क्लास में सवाल 2 है, घंटे बोले। जो पेबैक पीरियड जो आपको 2 साल बता दिया इसने, बट जो पहले साल में वो एक 20,000 रुपए का कैश फ्लोज आ रहे थे एंड देन 80,000, तो हम बिजनेस ए को रिकमेंड करेंगे क्योंकि उसकी ज्यादा कैश फ्लोज की ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़े आ रही है, मतलब कि जैसे साल नहीं 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 नहीं, ये तो अब आपको क्या पता ईयर 3 में फारिग ना हो जाए। अभी अगर ईयर 3 का डेटा दिया होता तो फिर ये 10,000 होता क्या पता, और ये 30,000 होता। हाउ डू यू नो? जो अवेलेबल डेटा है सिर्फ उसमें बात करें ना, इस ठीक है, जितनी मफरूजे पे नहीं मतलब रहेंगे। मतलब कि जितनी प्रोडक्टिविटी जल्दी जल्दी आपका बस इन्वेस्टमेंट हाँ, आपको। पैसे जल्दी आओ फारिग करो बस फटाफट। ठीक है भाई? ठीक है सर, ओके, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स बच्चों?
10 seconds more. ऑलराइट बेटा, ठीक है, जा सकते हैं अब आप लोग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।